Hello students. तो on the last lecture we have finished up with the thermal expansion. तो आज हम नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कैलोरीमेट्री. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सेकंड चैप्टर ऑफ द यूनिट इन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज कैलोरीमेट्री. कैलोरीमेट्री कैलोरीमेट्री हमारा एक नया चैप्टर है. सेकंड चैप्टर हम इसे बोलते हैं. सेकंड चैप्टर मैंने सीरीज में लिखा था जब चैप्टर्स के नाम लिखे थे. तो कैलोरीमेट्री हमारा एक नया चैप्टर है उस यूनिट का, इसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स. व्हाट इज मेनली कैलोरीमेट्री? क्या है ये कैलोरीमेट्री? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the it is a branch of physics which deals with the measurement of heat. It is a branch of physics which deals with the measurement of heat. ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट, ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जहां पर हीट का मेजरमेंट करते हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कैलोरीमेट्री. अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट इज नोन एज कैलोरीमेट्री. ऐसी ब्रांच जहां पर टेम्परेचर का मेजरमेंट करते थे वो थर्मोमेट्री कहलाता था. आज हम क्या कर रहे हैं? ऐसी ब्रांच जहां पर हीट का मेजरमेंट करेंगे तो इसको कैलोरीमेट्री बोलते हैं. तो कैलोरीमेट्री क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट इज नोन एज कैलोरीमेट्री. फिर मैंने वही बात आपको बताई थी पहले भी, क्या इफ यू आर प्रोवाइड अ हीट टू अ सब्सटेंस, अगर आप हीट किसी सब्सटेंस को प्रोवाइड कराते हैं तो इसमें दो बातें हैं, या तो टेम्परेचर चेंज होगा या फेज चेंज होगा. या तो टेम्परेचर चेंज होगा या फेज चेंज होगा. तो आज के चैप्टर में इसका यूज भी करेंगे और इसका भी यूज करेंगे. आज के चैप्टर में हम फेज चेंज भी देखेंगे, आगे देखेंगे अभी. तो कैलोरीमेट्री एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जहां पर हम हीट का मेजरमेंट करते हैं. तो हीट के बारे में थोड़ा सा सीख लें. हीट की डेफिनेशन हम सीख चुके हैं. हीट इज अ पार्ट ऑफ एन इंटरनल एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. ये मैंने यूनिट शुरू होते ही बताया था. हीट इंटरनल एनर्जी का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जो फ्लो करता है हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. इट इज अ पार्ट ऑफ एन इंटरनल एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर इज नोन एज हीट. इसकी जो एसआई यूनिट है उसका नाम क्या है? जूल. और सीजीएस यूनिट का नाम क्या है? कैलोरी. और सीजीएस को हम प्रैक्टिकल यूनिट्स भी बोलते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट. 1 जूल इज इक्वल टू 4.186 कैलोरी, और वी कैन से दैट 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 कैलोरी. एक जूल में इतना कैलोरी होता है. तो ये जूल से, जैसे एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम बदलने वाला, तो सीजीएस यूनिट क्या है? कैलोरी है. इसको हम प्रैक्टिकल यूनिट भी बोलते हैं हीट की. और हीट क्या है? पार्ट ऑफ एन इंटरनल एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी विच flows from high temperature to low temperature. इसकी कैलोरी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मगर आगे जब मैं आपको समझा दूंगा स्पेसिफिक हीट के बारे में तो आपको डेफिनेशन को समझने में आसानी होगी. तो इट्स अ पार्ट ऑफ एन इंटरनल एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. एसआई यूनिट इसकी क्या है? जूल. और सीजीएस यूनिट इसकी क्या है? कैलोरी. सीजीएस को हम प्रैक्टिकल यूनिट भी बोलते हैं. और 1 जूल इज इक्वल टू 4.186 कैलोरी और 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 जूल, नियर अबाउट 4.2 जूल. ओके, तो इतनी बात हम समझ गए कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? कैलोरीमेट्री. कैलोरीमेट्री वो ब्रांच है फिजिक्स की जहां पर हम हीट का मेजरमेंट करते हैं. और हीट अगर हम किसी सब्सटेंस को देते हैं या तो टेम्परेचर बढ़ता है या फेज चेंज होता है. अभी तक हमने जो पिछला चैप्टर था थर्मल एक्सपेंशन उसमें बस टेम्परेचर बढ़ाया था. इस चैप्टर में फेज चेंज को भी देखेंगे.
तो इतनी बात आप नोट करिए। अब हम इसकी आगे बात करते हैं। यहां हमने देखा कि कैलोरीमेट्री का मतलब क्या है, कैलोरीमेट्री हीट का मेजरमेंट है, और हीट क्या चीज है, हीट की एसआई यूनिट क्या है, हीट की सीजीएस यूनिट क्या है, उनके बीच का रिलेशन क्या है। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंस ऑफ हीट, इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड मैकेनिकल वर्क। इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड मैकेनिकल वर्क। आप किसी बॉडी को हीट देकर भी टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, और आप किसी बॉडी पर मैकेनिकल वर्क कर कर भी टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। जब आप अपने हाथ को रब करेंगे तो आपका हाथ गर्म हो जाएगा, तो यू आर डूइंग अ मैकेनिकल वर्क। तो आप किसी सब्सटेंस को हीट देकर भी उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, आप किसी सब्सटेंस को हीट देकर भी उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, और आप किसी बॉडी पर मैकेनिकल वर्क कर कर भी उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो हम ये देखते हैं क्या क्या रिलेशन है हीट का मैकेनिकल वर्क से। इक्विवेलेंस ऑफ हीट विद मैकेनिकल वर्क, क्या रिलेशन है इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड मैकेनिकल वर्क। तो वी कैन रेज टेम्परेचर, we can raise the temperature of a substance, we can raise a temperature of a substance by providing heat, by providing heat to it, or performing mechanical work over it, or performing mechanical work over it, और परफॉर्मिंग मैकेनिकल वर्क ओवर इट। तो आप किसी वी कैन रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, हम किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं या तो उसको हीट देकर या मैकेनिकल वर्क प्रोवाइड कर कर। मगर एक बार अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हम ये पता नहीं लगा सकते कि वो जरिया क्या था बढ़ाने का। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, if the temperature of the body increases or decreases, changes, if the temperature of the body changes or rises, then we cannot be able to find out by what process that temperature was risen। मतलब ये हम कभी नहीं बता सकते कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका है, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका है, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका है तो हम ये बता नहीं सकते वो किस प्रोसेस से बढ़ा है। क्या वो आपने हीट देकर टेम्परेचर बढ़ाया है या आपने उस पर मैकेनिकल वर्क करके टेम्परेचर बढ़ाया है। एक बार आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं बॉडी का या तो हीट देकर या मैकेनिकल वर्क देकर, तो आपको यह पता लगाना मुश्किल होता है टेम्परेचर बढ़ने के बाद कि ये टेम्परेचर किस जरिए से बढ़ा है। वी कैन नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई by what method temperature of the substance increases। By what method temperature of substance increases। किस मेथड के जरिए टेम्परेचर सब्सटेंस का बढ़ा है। By what method the temperature of a substance increases। तो किसी भी बॉडी को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए either you can provide heat, अगर किसी भी बॉडी का आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो या तो आप हीट प्रोवाइड कर दीजिए, किसी भी बॉडी का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं या तो आप हीट प्रोवाइड कर दीजिए या उस पर मैकेनिकल वर्क कर दीजिए। अगर मैं अपना हाथ आग के ऊपर रख लूं तो मेरा हाथ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्म हो जाएगा, और मैं अपने हाथ को रब भी करूंगा, रब करूंगा तब भी तो मेरा हाथ गर्म हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं बॉडी पर मैकेनिकल वर्क कर रहा हूं तब भी टेम्परेचर राइज कर रहा है, और डायरेक्ट हीट सप्लाई कर रहा हूं तब भी टेम्परेचर राइज कर रहा है। मगर एक बार बॉडी का टेम्परेचर राइज हो गया तो आप ये बता नहीं कर सकते कि वो टेम्परेचर किसकी वजह से राइज हुआ है।
जूल वॉज द साइंटिस्ट, जूल वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने एक रिलेशन दिया था, जूल वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने रिलेशन दिया था बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू जे एच, वेयर दिस वर्क इज इन जूल, ये वर्क किस में था, जूल में, और ये एच क्या है, हीट, वो किस में थी, कैलोरी में। ये जे क्या है, दिस इज कन्वर्जन फैक्टर। जूल एक साइंटिस्ट था, जूल साहब ने बताया क्या रिलेशन है वर्क और हीट के बीच में। जूल वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने बताया कि वर्क और हीट के बीच में रिलेशन क्या है। वर्क कौन सा, मैकेनिकल वर्क। तो वर्क इज इन जूल, ये वर्क जूल में होगा और ये हीट किस में होगी, कैलोरी में। और ये जे क्या है, कन्वर्जन फैक्टर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कन्वर्जन फैक्टर। इस जे की वैल्यू क्या निकल के आती है, 4.186 जूल, यूनिट जूल पर कैलोरी, या हम बोल सकते हैं 4.2 जूल पर कैलोरी। इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, वर्क इज इन जूल, जे एच, इससे क्या समझते हैं। इसका मीनिंग इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप इफ 4.186 जूल ऑफ वर्क increases 4.186 joule of work increases the temperature as 1 calorie of heat। मतलब अगर हम किसी सब्सटेंस पर 4.186 जूल वर्क करते हैं तो उस वर्क करने की वजह से उस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर बढ़ेगा, उतना ही टेम्परेचर 1 कैलोरी उस सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करके भी बढ़ा सकते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर हम 4.186, अगर हम किसी सब्सटेंस को इफ 4.186 जूल ऑफ वर्क इज, इफ 4.186 जूल वर्क किसी सब्सटेंस पे करा गया तो वो टेम्परेचर बढ़ा देगा। इफ 4.186 joule of work increases the temperature as 1 calorie of heat। तो 4.186 joule of work increases the temperature as 1 calorie of heat। तो इसका मतलब एक सब्सटेंस है, उस पर हमने वर्क कराया, कितने जूल वर्क कराया, 4.186। तो उस वर्क कराने की वजह से कुछ टेम्परेचर बढ़ा होगा, जितना टेम्परेचर बढ़ा उतना ही टेम्परेचर बढ़ सकता है उस सब्सटेंस का अगर हम 1 कैलोरी हीट दे दें। तो इसके मायने ये है स्टेटमेंट के। तो 4.186 जूल ऑफ वर्क इंक्रीजेस द टेम्परेचर एज 1 कैलोरी ऑफ हीट इंक्रीज। तो ये हमारा क्या था, इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड मैकेनिकल वर्क। तो आज से आपको ये पता लग गया कि वर्क और हीट के बीच में रिलेशन क्या होता है। और जे क्या है, ये इज अ कन्वर्जन फैक्टर, इसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी बोलते हैं। ये जे को हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी बोलते हैं। इसका यूज हम थर्मोडायनेमिक्स में भी काफी करेंगे, इसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी बोलते हैं। अब एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको हीट मैंने कुछ हीट दी जाती है डेल्टा क्यू, और ये कोई दूसरी बॉडी है, ये फर्स्ट बॉडी, ये सेकंड बॉडी, इसको भी मैंने सेम अमाउंट ऑफ हीट दी, लेट इट बी डेल्टा क्यू, और इसका मास भी m है। तो जब दो डिफरेंट बॉडी थी मेरे पास मगर दोनों का मास आइडेंटिकल था, इसको भी मैंने हीट कितनी थी, डेल्टा क्यू, और इसको भी हीट मैंने कितनी थी, डेल्टा क्यू। मतलब दो डिफरेंट सब्सटेंस हैं, एक सब्सटेंस कोई और है और दूसरा सब्सटेंस कोई और है। तो हमने उन दोनों सब्सटेंस के मासेस बराबर रखे और उनको सेम हीट सप्लाई करी। तो ये बताइए किसका टेम्परेचर ज्यादा राइज करेगा, क्या दोनों का सेम करेगा, क्या किसी का ज्यादा करेगा या किसी का कम करेगा, क्या सेम टेम्परेचर राइज करेगा या कम टेम्परेचर, एक का कम होगा एक का ज्यादा होगा, क्या होगा। टेम्परेचर कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करता है मटेरियल पर।
टेम्परेचर राइज डिपेंड अपॉन मटेरियल। टेम्परेचर राइज किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पर। टेम्परेचर कितना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? 99% बढ़ेगा अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं किसी सब्सटेंस को। तो टेम्परेचर जो बढ़ेगा, टेम्परेचर जो राइज करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा? मटेरियल पर। उसी चीज को स्टडी करने के लिए, वो मटेरियल जो होता है उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए एक क्वांटिटी का जन्म हुआ जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब क्या हुआ? क्या किसी बॉडी का कितना टेम्परेचर राइज करेगा, किसी बॉडी का कितना टेम्परेचर राइज करेगा वो डिपेंड करेगा उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर। मैंने मास सेम, मास पे भी डिपेंड करता है, मगर मैंने तो यहां मास सेम दे दीजिए, तो इस बॉडी को भी सेम हीट थी, इस बॉडी को भी सेम हीट थी, मास दोनों का सेम था। अब ये बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा कि उस बॉडी का कितना टेम्परेचर बढ़ता है। यस नो? तो अगर हम किसी दो बॉडीज को हीट प्रोवाइड करते हैं तो असलियत में उस हीट के देने के बाद बढ़ाना क्या है? टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर जो बढ़ता है वो डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। वो मटेरियल की प्रॉपर्टी कौन बताता है? एक क्वांटिटी बताती है, इसका नाम क्या है? स्पेसिफिक हीट क्वांटिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक क्वांटिटी बताती है, इसका नाम क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और दूसरा डिपेंडेंस क्या है? मास पर। किस पे? मास पर। तो क्या लिखा मैंने? हीट गिवन टू अ सिस्टम is directly proportional to the mass of the body and heat given to a system is directly proportional to temperature difference. इसको डेल्टा टी मानो, डेल्टा थीटा मानो, डजंट मैटर। तो heat given to a system is directly proportional to the mass of the body, heat given to a system is directly proportional to temperature difference. When you are going to remove the proportionality you get a constant and that constant is known as S. इस S को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस S को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अच्छे से याद करने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं ms डेल्टा थीटा। This S is the specific heat capacity, that is delta Q divided by m delta theta. डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा थीटा। ये स्पेसिफिक कैपेसिटी किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? नेचर, दैट इज मटेरियल ऑफ अ बॉडी। बॉडी का मटेरियल कैसा है? मटेरियल ऑफ अ बॉडी, मटेरियल ऑफ अ बॉडी। एक्सटर्नल कंडीशंस, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम पर भी डिपेंड करती है एक्सटर्नल कंडीशंस। एंड समटाइम्स डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। जब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है तो हम इधर क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अब जब ये एस टेम्परेचर का फंक्शन बन जाएगी तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। जब कोई चीज वेरिएबिलिटी हो जाती है तो उस पर कांस्टेंट वैल्यू कैसे लगा देंगे? तो उस चीज को सिखाने के लिए मैंने कल भी आपको बताया था, क्या कभी भी कोई चीज वेरिएबल हो, अगर ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, अगर ये एस किसका फंक्शन है? इफ S is a function of temperature, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को टेम्परेचर के फॉर्म में लिखा गया है। मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को टेम्परेचर के फॉर्म में लिखा गया है। अगर ये S फंक्शन बन जाए टेम्परेचर का, अगर ये S फंक्शन बन जाए टेम्परेचर का, तो ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड हो गई, ये टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म हो गया और ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। इसको कांस्टेंट बनाने के लिए छोटा सा वेरिएशन करा लेते हैं dt, और उस छोटी सी वैल्यू को बड़ा करने के लिए क्या करा जाता है? इंटीग्रेशन। तो ये हमारी बात थी कि इफ वी प्रोवाइड अ हीट टू अ सब्सटेंस ऑफ मास m, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। जो आपने हीट प्रोवाइड की है वो किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे। और जो आपने हीट प्रोवाइड की है वो किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर डिफरेंस पे।
When you are going to remove the proportionality, you get a constant, and that constant is known as specific heat capacity. यही चीज बताती है किस बॉडी का कितना टेम्परेचर बढ़ना है. ये किस किस पर डिपेंड करती है? मटेरियल ऑफ द बॉडी पर, एक्सटर्नल कंडीशन, प्रेशर, वॉल्यूम. अगर ये एस टेम्परेचर फंक्शन बन जाए, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाए, तो डेल्टा क्यू क्या होगा? ms डेल्टा टी. डेल्टा क्यू क्या होगा? ms डेल्टा टी. ms डेल्टा टी. अब देखिए, हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाह रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से. तो डेल्टा क्यू को फॉर अ स्मॉल चेंज, दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ms डेल्टा टी. ये कैलोरीमेट्री चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये समझ लीजिए कैलोरीमेट्री चैप्टर का दिल है. अगर ये समझ में नहीं आता तो कैलोरीमेट्री चैप्टर समझ में नहीं आता. इसी को हमें ज्यादा से ज्यादा स्टडी करने की कोशिश करनी है, समझना है. तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ms डेल्टा टी. फॉर स्मॉल चेंज वी कैन हैव dq इज इक्वल टू ms dt. ओके, अगर मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में लिखूं, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो गया? रेट ऑफ हीट फ्लो. रेट ऑफ हीट फ्लो हो गई हीट पर यूनिट टाइम, दैट इज रेट ऑफ हीट फ्लो. तो रेट ऑफ हीट फ्लो को हम पावर भी बोलते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो. और रेट ऑफ हीट फ्लो को नया नाम क्या है? पावर. तो पावर इज इक्वल टू ms dt अपॉन dt. Where m is the mass, s is the specific heat capacity और dt अपॉन dt that is temperature. ये टेम्परेचर है. मैं कभी यहाँ t लिख रहा हूँ या थीटा लिख रहा हूँ, डजंट मैटर. आप चाहे तो फिर दोबारा थीटा लिख दें. t लिखो, थीटा लिखो, डजंट मैटर, बोथ आर द सेम थिंग. कभी मैं साइन कन्वेंशन t लिख दूं या थीटा लिख दूं तो वो दोनों बातें एक ही हैं. For a small value of S, that is specific heat capacity. For a small value of S, that is specific heat capacity. For a small value of S, अगर small value of S की बात करेंगे, that is specific heat capacity with small heat, for a small value of S specific heat capacity with a small heat given to a substance, temperature rises by huge value. तो क्या कहना चाह रहा है? क्या अगर किसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, किसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है और आप उसको कम भी हीट दोगे ना, तब भी वो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएगा. फॉर्मूले में से देखिए आप, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन एम एस. एस नीचे आ गया, नीचे वैल्यू छोटी होगी तो आंसर बड़ा हो जाएगा. तो कहता है अगर हम छोटी वैल्यू किसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है तो आप उसको हीट भी कम दोगे तब भी उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज करेगा. तो अगर जहां पर टेम्परेचर की वजह से मेल्टिंग हो रही है, जैसे हम मॉडर्न फिजिक्स में देखते हैं, तो जहां पर टेम्परेचर की वजह से मेल्टिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, वहां पर ऐसी बॉडी को यूज करेंगे जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी. तो कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है, चाहे थोड़ी सी हीट मिले. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर अ लार्ज वैल्यू ऑफ for a large value of specific heat capacity, for a large value of specific heat capacity, for a large value of specific heat capacity,
for a large value of specific heat capacity with huge heat given to a substance, with huge heat given to a substance, with huge heat given to the substance, temperature rises by a small value, temperature rises by a small value. इसके मायने क्या हुए? इसके मायने हुए कि अगर किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, अगर किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, अगर किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो आप उसे ज्यादा कितनी भी ज्यादा हीट दे दो, उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। तो अगर आपको ऐसी जगह कहीं पर यूज आ जाए बॉडी का जब टेम्परेचर कम बढ़ाए, तो हमेशा ऐसी बॉडी का यूज करिए जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा हो। और जहां पर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना है कम हीट पर ही, तो हम क्या करेंगे, ऐसी बॉडी को यूज करेंगे जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम हो। तो अगर बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, तो वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाती है, और अगर बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है तो वो टेम्परेचर कम बढ़ाती है। इस बात को ध्यान में रखें। अगर बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, अगर बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है और हीट भी कम प्रोवाइड करोगे तब भी बहुत टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और आप हीट भी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तब भी टेम्परेचर कम ही बढ़ेगा। तो यहां से हम देख भी सकते हैं डेल्टा थीटा इज इक्वल टू dq अपॉन ms। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी माना ऐसी कंडीशन है जो कि आइसोथर्मल है, दैट इज टेम्परेचर कांस्टेंट। अब मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट कंडीशन में स्टडी कर रहा हूं। टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी निकालनी है जब टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। तो एस की वैल्यू क्या है बेटा? डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा थीटा। What is delta theta? 0. No change in temperature. It comes out to be infinite. For adiabatic process, adiabatic condition, we can say that adiabatic condition, there will be heat transfer is 0, heat flow is 0, heat absorb is 0, heat transfer is 0, heat flow is 0, heat absorb is 0। तो एडियाबैटिक कंडीशन में डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 0 हो गई। तो यहां पुट करिए, तो S इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय m डेल्टा थीटा। 0 डिवाइड बाय समथिंग इज 0। तो आपने देखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस की कितनी है? 0 है, इनफाइनाइट है, और एडियाबैटिक की 0 है। ये बहुत सारे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यही इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक डेफिनेशन। अब यहां तक की बातें आपको समझ में आई कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, किस चीज़ की, इसी को बात को लेकर हम और आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बातें करेंगे। इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? मैथमेटिकल डेफिनेशन तो मिल गई। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आप लिखेंगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। ओके, तो एस इज इक्वल टू, अगर मैं इस क्यू को 1 बोल दूं और इसको 1 बोल दूं, मास को 1 बोल, अगर मैं मास को 1 बोल दूं और टेम्परेचर डिफरेंस को 1 बोल दूं, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हीट के बराबर हो जाएगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हीट के बराबर हो जाएगी। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड,
द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature, the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius of unit mass, क्या बोला? The amount of heat required, the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius of unit mass is equal to specific heat capacity of that body, is equal to specific heat capacity of body, is equal to specific heat capacity of body. ओके, अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट्स की बात कर लें। S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा थीटा। तो डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा थीटा, डेल्टा क्यू मतलब जूल, मास केजी, और ये क्या डिग्री सेल्सियस या केल्विन, बोथ आर द सेम थिंग। डेल्टा थीटा है तो डिग्री सेल्सियस लिखोगे न्यूमेरिकल में या केल्विन लिखोगे तो आंसर सेम आएगा, क्योंकि मैंने कल सिखाया था टेम्परेचर चेंजेस बाय 5 डिग्री सेल्सियस इज ऑल्सो इक्वल टू 5 केल्विन। तो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, और सीजीएस में क्या लिखेंगे कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट चीजों की देखें, जैसे मेरे पास अब मैं देखता हूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वाटर की 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस क्या होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और स्टीम की क्या होती है 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये वाटर की होती है, ये आइस की होती है, और ये स्टीम की होती है। आप इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिए। एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, इस कैलोरी को जूल में लिखिए और ग्राम को किलोग्राम में लिखिए, तो ये कितनी आ जाएगी 4186 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ये आ जाएगी 2100 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, और ये आ जाएगी 1970 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कैलोरी को लिख दिया 4.186 और ग्राम को लिख दिया 10⁻³ केजी। ओके, तो कन्वर्जन कर लिया। तो आप देख रहे हैं इन तीनों में सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी किसकी है, वाटर की। वाटर इज हैविंग हाईएस्ट हीट कैपेसिटी इन तीनों में। इन तीनों ऑर्डर में इन तीन की बात चल रही है केवल अभी, हाईएस्ट हीट कैपेसिटी सबके लिए नहीं। तो इन तीनों पर जो हम जिनसे वाकिफ रहते हैं, वाटर आइस स्टीम, वाकिफ है हम इन चीजों से, तो वाटर आइस स्टीम में सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी किसकी है, स्टीम की। आइस वाटर की सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है उसे कितनी भी हीट दे दो टेम्परेचर ज्यादा राइज नहीं करता। दैट्स वाई वाटर इज एक्ट एज अ कूलेंट। अगर हमारे पास हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, तो अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो हीट मिलेगी भी, तो टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो पानी ठंडा रहेगा। तो दैट्स वाई वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन मेनी ऑफ द मैकेनिकल मशीन्स। तो बहुत सारी मशीन्स में वाटर कैसे यूज होता है, तो इसकी इस पे दैट्स वाई वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट। यही रीजन है कि वाटर को क्यों यूज करा जाता है कूलेंट की तरह। दैट्स वाई वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? दैट्स वाई वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट। अब ये जो वैल्यूज है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गिवन होंगी, मगर मैं बार बार सवाल लिखूंगा तो ये वैल्यू लिखने वाला
नहीं हूं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और मुझे यह भी बताना था कि इस वैल्यू से इसका फर्क क्या है, क्या वाटर को ही क्यों कूलेंट यूज करते हैं, कार में पानी क्यों डालते हैं, आइस डाल दें, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, तो उसे कितनी भी हीट दे दोगे उसका टेम्परेचर राइज उतना ज्यादा नहीं होगा। अब एक नेक्स्ट क्वांटिटी का नाम है हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, या तो हम हीट कैपेसिटी बोले या हम थर्मल कैपेसिटी बोले। हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी क्या है, तो इसको मैं किससे लिख रहा हूं, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, delta Q is directly proportional to temperature difference, that is delta theta, and when you are going to remove the proportionality you get a constant, that is delta Q is equal to H delta theta। ये Q है ये थीटा है, तो आपने देखा H is equal to delta Q upon delta theta। This H is known as heat capacity या थर्मल कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक वर्ड चला गया, स्पेसिफिक वर्ड इज डिफाइंड फॉर मैग्नीट्यूड वैल्यू, दैट इज मास मोल्स, ठीक है। तो स्पेसिफिक वर्ड चला गया, मेनली मास, स्पेसिफिक वर्ड इज यूज फॉर मास। तो हीट कैपेसिटी, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर मैं इसको 1 कर दूं किसी भी मास के लिए, तो इस हीट कैपेसिटी किसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि अगर हम एक रिलेशन देखें, जैसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, अगर मैं इसको 1 कर दूं तो हीट जो है वो हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी के बराबर हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius, the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius of given mass, not unit mass, जो भी mass है, of given mass, the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius of given mass is known as thermal capacity, is known as thermal capacity। इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे तो मेरे बच्चे क्या होगी, जूल पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, और सीजीएस यूनिट क्या होगी, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। जूल पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केल्विन या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ गिवन मास इज नोन एज थर्मल कैपेसिटी, इज नोन एज थर्मल कैपेसिटी। नाउ वी वांट अ रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड थर्मल कैपेसिटी। आज हम न्यूमेरिकल सेक्शन डिस्कस नहीं कर पाएंगे, मगर इसको ढंग से समझिए बहुत अच्छे से। तो रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड थर्मल कैपेसिटी। रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड थर्मल कैपेसिटी। तो हम जानते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, और यहां पर दूसरी ये इक्वेशन फर्स्ट है, और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एच डेल्टा थीटा। तो वी कैन हैव एच इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दिस m इज मास, s इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और h क्या है, थर्मल कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, किसी 1 ग्राम मास का, अगर किसी 1 यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट किसके बराबर आ जाएगी, वो हीट आ जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बराबर। ओके, ये थर्मल कैपेसिटी हो गया।
यहां मैं आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैलोरी, कैलोरी किस तरीके से डिफाइन होती है। तो उसके लिए मैं बताता हूं, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विद टेम्परेचर, और वो भी हम किसका स्टडी करेंगे, वाटर का। किसका, वाटर का। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये टेम्परेचर है, और किसका ग्राफ बनाने वाले हैं, वाटर का। इस तरीके का कोई ग्राफ आएगा, ये 1 होती है, 0 पर ये 1.04 होती है, ये 1 होती है, ये 15 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो क्या कहते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा थीटा। तो आप समझ ही गए। तो कहते हैं कैलोरी क्या है, अगर ये हीट 1 कैलोरी कर दूं, 1 कैलोरी ये कब हो जाएगी, ये हीट 1 कैलोरी कब हो जाएगी, जब ये मास 1 ग्राम हो जाए, ये मास 1 ग्राम हो जाए वाटर का। ये हीट 1 कैलोरी कब कहलाएगी, जब मास वाटर का 1 ग्राम हो जाए, और वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है, 1। जब टेम्परेचर बढ़ जाए 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक। समझिए, न्यूमेरिकली मैंने समझाने की कोशिश की है कि अगर मास वाटर का 1 ग्राम है और टेम्परेचर बढ़ा दे 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, 14.5 से 15.5 की एवरेज वैल्यू 1 है। ओके, ग्राफ में ये एवरेज 1 होती है, दिस इज द एवरेज वैल्यू 1। ये 1 क्या है, एवरेज है। तो अगर 1 ग्राम पानी में, अगर 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूं, तो ये 1 डिग्री हो गया ना, 1 डिग्री हो गया। तो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दूंगा, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आएगी, 1 आएगी। 1 कहां होती है, एवरेज वैल्यू 15 के आसपास, मतलब 14.5 से लेके 15.5 तक। तो अगर किसी वाटर अगर 1 ग्राम वाटर को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर दूं, तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की, वो क्या बन जाएगी, 1। और ये जो हीट आएगी वो 1 कैलोरी के बराबर होगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर raises by 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius give rise to a heat known as 1 calorie. ठीक है। तो when the 1 gram of water when the 1 gram of water changes its temperature from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius, when 1 gram of water changes its temperature from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius, the heat supplied for that process, is equivalent to 1 calorie. ये आपको डेफिनेशन मिलेगी, तो आप कंफ्यूज ना करें ये 14.5 से 15.5 तक क्या चीज है। यही मकसद है, इस ग्राफ की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये मकसद ताकि किताब में जो डेफिनेशन लिखी है उसके मायने आपको समझ में आने चाहिए। तो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देंगे, तो जो हीट लगी है उस टेम्परेचर को बढ़ाने में वो हीट किसके बराबर होगी, 1 कैलोरी। तो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में जो हीट हम देंगे सब्सटेंस को, वो हीट किसके बराबर होगी, 1 कैलोरी के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 1 कैलोरी के बराबर होगी। तो इतनी बात समझ में आई, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी। तो ये हमारी बात थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के ऊपर बात चल रही है, इसका न्यूमेरिकल में ज्यादा यूज नहीं है, फिर मैंने बताया है। अब हम बात करते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर या कैलोरीमीटर।
अब हम बात किससे करते हैं? वाटर इक्विवेलेंट। गुड टॉपिक। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर या बॉडी, जरूरी नहीं है कंटेनर, समझाने के लिए कंटेनर बोल रहा हूं, या बॉडी, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर, कैलोरीमीटर या कोई बॉडी। ओके, वाटर इक्विवेलेंट है क्या चीज? इसको डेफिनेशन से साथ साथ इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना मैं जो बोलूं। जैसे हमने एक कंटेनर में कोई लिक्विड डाल दिया माना, या एक कंटेनर में पानी है माना, पानी है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो एक कंटेनर में पानी है, तो आप उस कंटेनर को आप हीट दे रहे हो, तो कंटेनर को जो डिवाइस होता है जो मेजरमेंट कराता है हीट का, उस डिवाइस का नाम कैलोरीमीटर होता है। कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस विच यूज टू मेजर हीट, और कैलोरीमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच यूज टू मेजरमेंट ऑफ हीट। तो कैलोरीमीटर डिवाइस है जो हीट को मेजर करता है। तो हमने माना एक कंटेनर है, उसमें कोई पानी है, लेट इट बी पानी, एक कंटेनर में पानी है। अब आप उस कंटेनर को हीट दे रहे हैं। जब आप उस कंटेनर को हीट दे रहे हैं, इसका मतलब हीट लेने वाला पानी भी और कंटेनर भी है। हीट लेने वाला पानी भी है और कंटेनर भी है, हीट लेने वाला पानी भी और कंटेनर भी है। तो कंटेनर जो हीट ले रहा है, कंटेनर जो हीट ले रहा है, और हीट लेने के बाद उसने टेम्परेचर बढ़ा दिया 5 डिग्री सेल्सियस। कंटेनर जो हीट ले रहा है और हीट लेने के बाद उसने अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया 5 डिग्री सेल्सियस। तो उतनी ही हीट अगर आप कितने पानी को दे दें, क्या वो भी अपना टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा ले? मतलब आपने किसी बॉडी को हीट दी, आपने किसी बॉडी को हीट दी, जब आपने किसी बॉडी को हीट दी तो उसने अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया कुछ। तो बताओ उतनी ही हीट आप कितने पानी को दे दें? मास। आपने किसी बॉडी को हीट दी, आपने किसी बॉडी को हीट दी, तो हीट लेने के बाद उस बॉडी ने अपना कुछ टेम्परेचर बढ़ा लिया उस हीट लेने के बाद। तो आप उतनी ही हीट कितने मास ऑफ पानी को दें, आप उतनी हीट कितने पानी के मास को दें ताकि वो भी अपना टेम्परेचर उतना ही बढ़ा ले, ताकि वो भी अपना टेम्परेचर उतना ही बढ़ा ले। जब वो अपना टेम्परेचर उतना बढ़ा ले तो वो मास जो कहलाता है, वो मास जो कहलाता है, वो मास जो कहलाता है वो क्या है? वाटर इक्विवेलेंट। क्या है? वाटर इक्विवेलेंट। मतलब certain amount of heat, certain amount of heat is given, certain amount of heat is given to the body या container, certain amount of heat is given to the body or container which changes its temperature, which changes its temperature by delta theta। तो certain amount of heat is given to the body या container which changes its temperature by delta theta। मतलब एक बॉडी को, कंटेनर को या कैलोरीमीटर को हमने हीट दी, उस हीट को लेकर के उस कैलोरीमीटर ने अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया। अब जो हीट आपने दी थी उतना टेम्परेचर बढ़ गया, तो उतनी हीट कितने मास को दे दें क्या सेम टेम्परेचर बढ़े? देन द मास ऑफ वाटर, द मास ऑफ वाटर इज गिवन the same heat, the mass of water is given the same heat to rise the same temperature difference, to rise the same temperature difference, then that mass
then that mass is known as water equivalent. Then that mass is known as water equivalent. ये मास क्या कहलाएगा? वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा. क्या कहलाएगा? वाटर इक्विवेलेंट. अब मैथमेटिकली देखें इसको. डेल्टा क्यू वन का बॉडी का और डेल्टा क्यू वाटर का बराबर हो जाए. ओके, तो डेल्टा क्यू किसी बॉडी का या डेल्टा क्यू वाटर का बराबर हो जाए तो हम क्या लिखेंगे? एम एस डेल्टा थीटा. मतलब हुआ एम मास ऑफ बॉडी, मास इस पे एम एस डेल्टा थीटा. तो ये क्या होगा? मास ऑफ वाटर, एस ऑफ वाटर और डेल्टा थीटा. तो मास ऑफ वाटर, एस ऑफ वाटर, डेल्टा थीटा, मास ऑफ बॉडी, एस ऑफ बॉडी और डेल्टा थीटा. तो ये डेल्टा थीटा से तो डेल्टा थीटा कट जाएगा. तो मास ऑफ वाटर जो बचेगा वो क्या होगा? एम बी एस बी अपॉन एस डब्ल्यू. अगर हम सीजीएस सिस्टम में देखें, अगर हम सीजीएस सिस्टम में देखें तो सीजीएस सिस्टम में एस डब्ल्यू कितना होता है? 1 होता है. सीजीएस सिस्टम में एस डब्ल्यू कितना है? 1. तो इसका मतलब मास ऑफ वाटर कितना हुआ? एम बी एस बी. मगर एसआई सिस्टम में 4186 होगा. एसआई सिस्टम में 4186 जूल पर केजी पर केल्विन होगा. तो सीजीएस सिस्टम में एम डब्ल्यू क्या होगा? एम बी एस बी. तो सीजीएस सिस्टम में क्या होगा? एम डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी एस बी. तो सीजीएस सिस्टम में होगा एम बी एस बी. तो वी कैन से दैट न्यूमेरिकली वाटर इक्विवेलेंट इज ऑलवेज इक्वल टू थर्मल कैपेसिटी. वाटर इक्विवेलेंट इज ऑलवेज इक्वल टू थर्मल कैपेसिटी. न्यूमेरिकली वाटर इक्विवेलेंट जो है वो थर्मल कैपेसिटी के बराबर है. न्यूमेरिकली वाटर इक्विवेलेंट किसके बराबर है? थर्मल कैपेसिटी के बराबर है. मगर एसआई सिस्टम में ये एस डब्ल्यू की वैल्यू 1 नहीं होकर के कुछ और होगी. तो ये थर्मल कैपेसिटी डिवाइड बाय सम वैल्यू रहेगा. ओके, तो न्यूमेरिकली वी कैन हैव, और इसकी एसआई यूनिट यहां पर या तो ग्राम हो जाएगी या किलोग्राम हो जाएगी. ओके, तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वाटर इक्विवेलेंट. अगर हम किसी बॉडी को कोई हीट दे रहे हैं और उस बॉडी ने अपना टेम्परेचर को बढ़ा लिया, तो बताओ उस बॉडी ने कुछ अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया, उस बॉडी ने कुछ अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया. अब उतनी हीट आप वाटर को दो और वाटर भी उतना टेम्परेचर बढ़ा ले, तो वाटर का कितना मास चाहिए ताकि वो उतना ही हीट में उतनी टेम्परेचर बढ़ा ले? दैट मास इज नोन एज वाटर इक्विवेलेंट. अब मैथमेटिकली वो दोनों हीट बराबर कर दी, सेम टेम्परेचर कर दिया, तो एम डब्ल्यू क्या आ गया? एम बी एस बी अपॉन एस डब्ल्यू. दिस इज व्हाट? वाटर इक्विवेलेंट. ये क्या है? वाटर इक्विवेलेंट है. ये क्या है? वाटर इक्विवेलेंट है. दिस इज वाटर इक्विवेलेंट. और सीजीएस सिस्टम में एस डब्ल्यू की वैल्यू 1 होती है, तो एम डब्ल्यू इज एम बी एस बी. और ये क्या जानते हैं हम? ये चीज क्या है? थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी, जिसको मैं एस से डिनोट करता हूं. तो दिस इज, और इसकी ऐसा यूनिट मास वाली होगी. वाटर इक्विवेलेंट किसके बराबर है? मास के. तो यूनिट क्या होगी? मास जैसी. तो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर इक्विवेलेंट. तो वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द टुमारो विद द सेम थिंग. थैंक यू वेरी मच.